एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ फिलअप्स जो है वो भी है। ठीक है, है ना, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी है। तो बेसिकली कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर थे। तो देखो, यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यानी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वो डेवलप नहीं हुई थी, वो अंडर डेवलप्ड थी। ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी में, वो रुकी हुई थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण करते थे। तो ये सारे ही फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, देयर हैज बीन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफी ज्यादा जो है वो मतलब कि बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन, जिसको कि हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्टेड इन इंडिया आर रेफर टू एज एलपीजी। है ना, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था इंडिया में, उसको नाम दिया गया एलपीजी। तो यहाँ पे एल जो है वो किसके लिए जो है वो स्टैंड करता है? लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन। और जो पी है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो जी है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि मानव संसाधन जो है वो कैसे बनेगा? एक तो उनके पास एजुकेशन होगी, ठीक है, और दूसरा अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, तभी तो वो काम कर पाएंगे और देश के लिए जो है वो कैपिटल जो है वो बन पाएंगे। है ना, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का इंस्टीट्यूशनल सोर्स है तो कमर्शियल बैंक भी होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी बैंक जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, इंडिविजुअल पर्सन को या बिजनेसमैन को कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो खेती बाड़ी का जो सेक्टर है उसमें किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको अप्रकट बेरोजगारी कह सकते हो, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी कह सकते हो। ठीक है, या फिर छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज अ डैश रिसोर्स। तो सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन डिड प्रेजेंट पंजाब कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो प्रेजेंट पंजाब जो है उसका अस्तित्व कब आया था? 1966 में। 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो है वो मतलब कि बना था, जिस पंजाब में हम आज रहते हैं। ठीक है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज पंजाब शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री? तो पंजाब किस कंट्री के साथ जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? तो आंसर है पाकिस्तान। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज जालंधर फेमस फॉर? तो जालंधर जो है वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश एंड डैश आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ पंजाब? यानी कि पंजाब की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? व्हीट एंड राइस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रेफर्ड टू एज? तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इक्वेशन इज ट्रू? तो कौन सा इक्वेशन ट्रू है? इसके लिए सबसे पहले ये जान लो कि जो z होता है वो क्या होता है? z होता है मोड। ठीक है, जो m है वो क्या है? वो है मीडियन, और जो बार x है वो क्या होता है? मीन। तो हमें पता है कि जो मोड है, ठीक है, मोड जो है वो क्या होता है? 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, तो 2 मीन यहाँ पे है, 3 मीडियन यहाँ पे है, z मोड है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स डज मीडियन डिवाइड अ गिवन सीरीज? तो मीडियन जो है
वो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होता है जिसमें मीडियन खुद होता है और उससे छोटे नंबर होते हैं, दूसरा ग्रुप होगा जिसमें मीडियन खुद होगा और उससे बड़े नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है मीडियन बताना है। अब यहाँ पे नंबर हमें ऑलरेडी सीरीज में दिया गया है, अगर छोटे बड़े नंबर होंगे तो उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद जो है एक इधर से काटो, दूसरा इधर से, तीसरा इधर, है ना, दोनों साइड से कट के सेंटर नंबर क्या है? 12, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन टू वेरिएबल चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो उनके बीच कैसा रिलेशन होगा? मान के चलो अगर एक जो है वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट डायरेक्टली केटर्स टू रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली जो है वो मतलब कि हेल्प नहीं करता है या डायरेक्टली केटर नहीं है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। तो कोई भी पर्सन जो पढ़ लिख सकता है उन्हें लिटरेट कहा जाता है, बिल्कुल सही। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, फिर क्या है हमारे पास? 4, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 8 हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास 13 नंबर है, इसके बाद फिर 14 है, फिर 25 एंड देन 30 है, ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी पार्ट जो है वो स्टार्ट है, जिसमें कि जो है दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। विच 3 लैंड रिफॉर्म्स वर प्रिविलेंट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो कौन सा जो है आप कह सकते हो कौन सा जो है वो लैंड रिफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो वो आपने जो है वो बताना है। तो देखो जब कह सकते हो कि भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम में यहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी बहुत ही पिछड़ी हुई थी, ठीक है। किसानों का जो है वो शोषण होता था, यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा कम था। तो यहाँ पे जो है वो 3 जो है वो मुख्य रूप से जो है वो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। सबसे पहला है जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था, जिसमें कि जो मिडल मैन थे और जो जमींदार थे उन्हें हटाकर सीधे सीधे किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया और किसानों को सुरक्षा मिली और उनका शोषण भी कम हो गया, ठीक है। उसके बाद है टेनेंसी रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? अगर आप टर्म्स से ही इसका आंसर समझ जाओगे ना तो आंसर तो खुद भी लिख लोगे, ठीक है, बट आपको पता होगा कि ये होता क्या है। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, मार्केट का मतलब समझते हो, है ना, एबल मतलब योग्य, ठीक है। तो अगर आपके पास सरप्लस है, बेसिकली यहाँ पे किसानों के पास अगर सरप्लस है, सरप्लस कब होगा? जब जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है उसमें से उसने अपनी जरूरत का सामान निकाल दिया, ठीक है, तो उसके पास वो ज्यादा बच गया। अब उस ज्यादा को वो मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाता है और उसी को हम लोग मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथों में जो भी कंपनीज है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो भी जिस भी कंपनी या किसी भी चीज पे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उस पर जो मालिकाना हक होता है वो जो है वो प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली बेच देना इन द सेंस कि ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर से जब ट्रांसफर जो है वो कंपनी या इंडस्ट्री, ठीक है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोब बेसिकली यहाँ पे हम अर्थ के लिए ले रहे हैं, वार्म मतलब गर्म। तो जब धरती गर्म हो रही है, ठीक है, और वो किस किस वजह से गर्म हो रही है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे कुछ गैसेज हैं जो कि धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ा देती है, तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्थ रेट क्या है। बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म, है ना, तो उसका रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर 1000 पुरुष मतलब कि हर 1000 जो लोग हैं उनके पीछे कितने जिंदा बच्चों का जन्म होता है उसे बर्थ रेट कहा जाता है, और ये 1 साल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है देखो यहाँ पे Z बार X और M, यानी कि यहाँ पे जो है हमने मोड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम करके आए थे पहले भी, मोड इज इक्वल टू क्या था, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मोड है वो तो Z होता है, ठीक है, तो यहाँ पे Z लिख देते हैं। इसके बाद जो है वो 3 मीडियन है,
तो 3 मीडियन जो है वो हमें m से शो करते हैं, तो 3 इंटू 50 हो गया, -2 मीन बार x से शो होता है, तो 2 इंटू 60 कितना हो गया, 150 हो गया, -120, तो जो मोड है वो कितना आ गया हमारे पास, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव क्या है, जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो, बेरोजगारी, अर्बन मतलब शहरी, तो शहरी इलाकों में जो बेरोजगारी होगी उसे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब ये क्या है, देखो, इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो यहाँ पर जो लोग जो है वो शहरी इलाकों में रहते हैं, आर केपेबल एंड विलिंग टू डू वर्क। अब बेरोजगार भी हम उनको मानते हैं जो कि जो मजदूरी दर है उस पर काम करने को तैयार है पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड पे फोकस करना है आपने, केपेबल भी है यानी योग्य है, काम करने के इच्छुक भी है, लेकिन फिर भी उन्हें सुटेबल एम्प्लॉयमेंट यानी सुटेबल रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेम द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ पंजाब, पंजाब के जो प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनके नाम बताने हैं, तो व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या है। A discrete series is a statistical series in which data is presented in the form of distinct and separate values, तो यहाँ पे डेटा जो है वो अलग से सेपरेट वैल्यूज के फॉर्म में दिखाया जाता है, यूजुअली इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन, मीन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सभी नंबर जो है इनका टोटल कर दोगे आप, ठीक है। तो 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 35 प्लस में 50 है, ठीक है। इन सभी को टोटल करके कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इन सबको टोटल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 100 हो गया, 50 प्लस 50 100 हो गया, 200 हो गया, और 30 प्लस 30 60 260 265 हो गया, ठीक है। 265 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, फिर 6 4 24 हो जाएगा 0.17, तो 44.17 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूरल डेवलपमेंट, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो जो पिंड एरिया है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो हमने बताना है, ठीक है। तो देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और जो हेल्थ केयर है वो चीज प्रॉपर नहीं है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन सी है, पैराग्राफ को रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री के जो है इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, growing number of factories, people's capability of purchasing more vehicles and electronic devices etc are often related to the economic growth of a nation, तो ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन से कनेक्ट किया जाता है, बट दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर रेजिंग द पॉल्यूशन, लेकिन ये पॉल्यूशन को भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है इसका कर लोगे, वैसे मेन आंसर तो यहीं से है, ठीक है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा लाइन बताना पड़ेगा, तो यहाँ तक आप मान के चलो इसका आंसर करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है इन विच कंट्रीज आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मोर सीरियस, तो कौन सी कंट्री में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा सीरियस है वो हमने बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर, तो देखो पॉल्यूशन इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश इज फार डेंजरस देन इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, तो किसमें ज्यादा डेंजरस है, इंडिया एंड बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पैराग्राफ सजेस्ट एनी वन रेमेडी टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका जो कि इसमें बताया गया है, ठीक है, पैराग्राफ में बताया गया है, तो वो बताना है प्लांटिंग ट्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 3, ये था हमारे पास आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले इन कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन, गवर्नमेंट क्या रोल जो है वो प्ले कर सकती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है द गवर्नमेंट ऑल्सो एजुकेट एंड एनकरेज पीपल, है ना, तो ये चीज जो है वो कर सकती है, इसके अलावा और भी कहीं पे है
पे है देखो, गवर्नमेंट कैन एंश्योर एंड मिनिमल एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स इनटू द वाटर एंड एयर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड पीपल यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए लोगों को किस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे है आंसर, यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है, तो अगेन प्लांटिंग ट्रीज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ आपको दिया गया है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने जो है एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य जो है वो क्या था, तो वो बताना है। द एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एम्ड एट क्रिएटिंग अ, ठीक है, एट क्रिएटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन तक करोगे। ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, विच इज द सीरियस मोस्ट फ्लॉ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से लेकर कंट्री तक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सम प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है वो आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर जो है वो देखते हैं इसका, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ तक हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई हैव द इंडियन यूथ फेल्ड टू गेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो इंडियन यूथ जो है वो प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास, यूथ के पास जो है वो डिग्री वगैरह है ना, हाईली देखते हैं यहाँ पे, the youth of the country, even the highly educated people, हाँ ये इधर है देखो, द यूथ हैव डिग्री बट दे हैव लैक स्किल्स। ठीक है, यहाँ से लेकर वर्कर्स तक हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज नीडेड टू बी डन टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो क्या करना है। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री, इन दिस बैकग्राउंड इट इज हाईली, ठीक है, यहाँ से लेकर सेक्टर तक करोगे। ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 5। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो जो है इंपॉर्टेंट स्टेप जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो उठा सकता है, इसके लिए वो क्या है, यहाँ से इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। इसके बाद बेटा पार्ट डी है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या फिर डिस्क्राइब एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब। नेक्स्ट है, सजेस्ट एनी 4 मेजर टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, या फिर आपने इस क्वेश्चन में मोड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें कि आपको जो है वो चॉइस भी है ना, सभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बेसिकली चॉइस मिली है। सेक्शन ई जो है उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दोनों ही क्वेश्चन में चॉइस दी गई है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।